हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज से हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक, अगर अभी से आप तैयारी करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप 95% तक ला सकते हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप नहीं ला सकते। तो अभी से आप लोग स्टार्ट करिए, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि चैप्टर 11 है, परमाणु संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब सबसे पहले इसमें आप पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ ही चुके हो। ठीक, कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले कौन थे? डाल्टन। ठीक, तो सर्वप्रथम डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को विकसित किया था और परमाणुओं के परस्पर मिलने से अणुओं का निर्माण होता है, ये बताया था। ठीक, तो इस अध्याय में हम परमाणुओं की संरचना से विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग हैं, विचार हैं, तथ्य हैं, उनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कि जो परमाणु है, परमाणु पर्यायवाची शब्द आतोमोन है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। ठीक, तो इसी के आधार पे आपके जो वैज्ञानिक थे डाल्टन, ठीक है ना, इन्होंने बताया था कि परमाणु पदार्थ का जो सूक्ष्मतम अविभाज्य और अभेद कण होता है। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है इसमें रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से किसकी जो है खोज हुई थी? नाभिक की खोज हुई थी, इसीलिए डैश करके इसमें नाभिक की खोज भी डाल दिया गया। ठीक, तो नाभिक की खोज कैसे हुई इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए समझते हैं क्या है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। ठीक, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो क्या था? तो रदरफोर्ड के बहुचर्चित अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में परमाणु नाभिक की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि अल्फा कण प्रकीर्णन से क्या हुआ था? नाभिक की खोज हुई थी। ठीक, तो अल्फा कण क्या होते हैं पहले इनके? तो अल्फा कण द्विआयनित हीलियम नाभिक होता है और इसका द्रव्यमान जो होता है परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है। वो भी कौन से? हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक का कितने गुना होता है? 4 गुना होता है। इसके जो आवेश होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होते हैं। अगर आपको पता हो तो अल्फा कण का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक, यानी कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज। ठीक है ना, 2e। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों में एच गाइगर और मार्सडेन, इन लोगों ने कुछ प्रयोग किया और उसके इन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से उत्सर्जित होने वाले जो गतिज ऊर्जा के अल्फा कणों के बारीक पुंज को इन्होंने क्या किया था? एक स्वर्ण पत्र लिया और उस स्वर्ण पत्र पर इन्होंने इन अल्फा कणों की बमबारी कर दी। ठीक है ना, तो अगली स्लाइड में देखो यही लिखा हुआ। ठीक, पुंज के एक पतले स्वर्ण पत्र पर गिराएं और स्वर्ण पत्र से टकराकर अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। ठीक, तो जब इन लोगों ने प्रयोग किया तो स्वर्ण पत्र पे जब अल्फा कणों की बमबारी की तो ये अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकरा के क्या हुए? अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। विक्षेपित यानी कि मार्ग को बदल देते हैं। तो मार्ग को बदल देने की प्रक्रिया ही आपकी क्या कहलाती है?
अल्फा कण प्रकीर्णन। तो रदरफोर्ड ने इस क्रिया में बहुत सारे जो है तथ्य प्राप्त किए। तो रदरफोर्ड के निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान लेना है, ठीक, कि क्या था। तो देखिए, पहले हम आपको एक उससे समझा देते हैं कि कैसे इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक। तो इसका एक फिगर जो है ये देखिए, ठीक। तो इसमें आपको चित्र में सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक। ये है आपकी है लेड ब्रिक्स हैं, यानी कि ये जो होती हैं लेड की ईंटें होती हैं, ठीक। और सॉर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो ये आपकी सॉर्स हैं, यानी यहाँ से जो है स्रोत है, अल्फा कणों का स्रोत है। तो यहाँ से क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी कर दी। और ये जो है ये है स्वर्णपत्र, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए स्वर्णपत्र की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर कोटि का होता है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इस स्वर्णपत्र पर इस अल्फा कण की क्या कर दी, बमबारी कर दी, ठीक है ना। तो जब अल्फा कणों की बमबारी किया तो अल्फा कण क्या हुए, जाना चाहिए था इनका सीधे, तो कुछ अल्फा कण तो ये देखिए सीधे सीधे निकल गए, ठीक। ये कुछ अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए, पार कर गए, ठीक। कुछ अल्फा कण क्या हुए कि कुछ एंगल पे डिवाइड हो गए, ठीक। कुछ बहुत ज़्यादा बड़े एंगल पे डिवाइड हो गए। तो इन्होंने बहुत सारे जो है निष्कर्ष निकाले, और इन सभी को देखने के लिए याद रखना ये जो आपका दिया गया है ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना। ये आपके कुछ ज़्यादा एंगल पे विचलित वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये था, तो इन्हीं सब से इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, तो इस निष्कर्ष के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे ये लिखा है, नंबर वाइज मैंने लिख दिया। तो नंबर फर्स्ट में इन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा कण, ये देखिए कुछ अल्फा कण ये सीधे सीधे निकल रहे हैं। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो आपका परमाणु है, ठीक है ना, अधिकांश अल्फा कण स्वत्रपत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं, ठीक है ना। इनके मार्ग में कोई विचलन नहीं, ये देखो विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। तो जब इस सीधे निकल जाते हैं, इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि परमाणु जो है अंदर से क्या है, खोखला है। तो रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है, ठीक। यानी इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसके अंदर का भाग जो है वो क्या है, खोखला है, ठीक। इसके बाद नंबर 2 देखा, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से छोटे कोण, यहाँ को नहीं होगा कोण होगा, ठीक है ना, छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। अब छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए ये कुछ एंगल पे विक्षेपित हो गए, ठीक। तो छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। तो इससे इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु के अंदर अब देखो कुछ है, ठीक। अब भाई विक्षेपित हो जाने का मतलब क्या होगा, जैसे अल्फा कण होते हैं तो अल्फा कण धनावेशित होते हैं, और ये धनावेशित वस्तु से ही विक्षेपित हो सकते हैं। तो धनावेशित वस्तु से विक्षेपित होने के आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धन आवेश जो है परमाणु के अंदर एक छोटे से स्थान में क्या है, केंद्रित है, ठीक। छोटे से स्थान में क्या है, केंद्रित है, स्थान में केंद्रित है। ये देखिए इसका मैंने फिर से फिगर जो है आपकी जो आपको बनाना है वो बना दिया है, ठीक है ना। ये देखिए ये है अल्फा कणों के पुंज हैं, ये परमाणु है आपका, और इस पर इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी कर दी। तो कुछ अल्फा कण सीधे गए, कुछ अल्फा कण छोटे एंगल पे गए, कुछ जो है 90 से ज़्यादा एंगल पे गए, और कुछ अल्फा कण गए और फिर उसी मार्ग से वापस लौट आए। अब उसी मार्ग से वापस लौट आए तो इसका अर्थ क्या निकला, ठीक। तो ये हमने थर्ड वाले में दिया है, ठीक है ना। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए। अब अधिक कोण पे विक्षेपित होने का मतलब ये हुआ कि जब धनावेशित अल्फा कण स्वतंत्र की परमाणु से गुजरते हैं तो अल्फा कणों पर इतना अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है कि ये अपने मार्ग से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं। तो इससे निष्कर्ष यह निकाला गया कि परमाणु का जो संपूर्ण समस्त धनावेश है
वो इसके केंद्रीय भाग में एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित है, और इस सूक्ष्म स्थान को ही क्या नाम दिया गया? नाभिक। ठीक, जैसा कि स्लाइड में आगे ये देखिए। ठीक, अल्फा कण प्रकीर्णित होकर लौट आते, इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त आवेश उसके केंद्रीय भाग के अति सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है, और इस केंद्रित भाग को हम क्या कहते हैं? नाभिक। ठीक, अब याद रखना, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? लगभग 10⁻⁻15 मीटर की होती है, जो परमाणु की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है। तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण, ठीक है ना, यहाँ कण कण होगा, स्वर्ण के परमाणु से गुजारा, तो नाभिक द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल नाभिक की दूरी, ठीक है ना, नाभिक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब रदरफोर्ड ने कूलाम के नियम के आधार पर सिद्ध किया कि जो आपका जिस एंगल पर विक्षेपित होने वाले कोण होते हैं, यानी थीटा एंगल पर विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या जो होती है वो थीटा पर निर्भर करती है। तो संख्या और थीटा के बीच एक संबंध होता है जिसे हम क्या लिखते हैं? n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/sin⁴, ठीक है ना, θ/2 होता है। क्या होता है? θ/2। तो ये आपका फार्मूला है, इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं, तो इस न्यूमेरिकल्स को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। ठीक, अब इनको आप अच्छे से जो है पढ़ लीजिए। ठीक, तो थ्योरी पूछ ली जाती है, तो इस आधार पे नाभिक की खोज हुई। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनाया जाता है। ठीक, देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी बना लिया जाता है कि नाभिक की खोज कैसे हुई। तो नाभिक की खोज कैसे हुई, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा। दूसरा प्रश्न ये पूछ लेते हैं कि नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड ने की। ठीक, तो इस तरह से नाभिक की खोज हो गई। अब अल्फा कण प्रकीर्णन से कुछ निष्कर्ष मैंने आपको बता ही दिए, तो ये सारे निष्कर्ष को आप अच्छे से याद रखें। ठीक, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा नाभिक के आकार का आकलन। ठीक, तो हम लोग नाभिक के आकार के बारे में जानते हैं कि नाभिक का आकार कैसे होता है और इसका आकलन हम कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अल्फा कण होती है उसकी अधिकतम चाल से जिस कण, है ना, जिस पर यह कण नाभिक के निकटतम दूरी, तो उसकी जो रेडियस है वो r0 से दिखाएंगे, पहुंचकर वापस लौटता है, यही निकटतम दूरी नाभिक की त्रिज्या कहलाती है। ठीक, अब आपको याद होना चाहिए, ठीक, कि अल्फा कण जब नाभिक के निकट दूरी तक पहुंचता है तब उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? शून्य। भाई जब गया, ठीक, जैसा कि आपको पता है कि जैसे ये मान लो नाभिक हो गया, परमाणु है, ये नाभिक है। ठीक, तो जब ये यहाँ जाएगा, तो जब इसके निकटतम दूरी तक पहुँचता है तो इसके बाद क्या होती है? इसकी मतलब थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आ, तो इस समय जब रेस्ट में आ जाएगी तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होगी? शून्य हो जाती है। और जब गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है तो इसकी ये गतिज ऊर्जा किसके रूप में कन्वर्ट हो जाती है? वैद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक, तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा, तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा का सूत्र क्या होता है आपको पता ही है। ठीक, तो चलिए देखिए, थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, तो इस डेरिवेशन को हम समझते हैं। ठीक, को समझते हैं। चलो नया पेज ले लिया मैंने, और ठीक, ये हो गया परमाणु। ठीक, ये नाभिक है और जिसका परमाणु क्रमांक हो गया Ze। ठीक, ये हो गया, तो ये नाभिक हो गया, ये परमाणु हो गया। ठीक, अब क्या हुआ? कुछ अल्फा कण थे। ठीक, ऐसे सीधे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये यहाँ ऐसे गए। ठीक, और जाने के बाद फिर यहाँ से ये नाभिक से टकराए और टकरा करके ये वापस ऐसे लौटाए। ठीक, तो जब ये वापस लौटे तो इनके बीच की जो ये न्यूनतम दूरी हुई, ठीक है ना,
ये वाली दूरी, यही आपकी क्या होती, R0। ठीक, तो यही होता है नाभिक का आकार। तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे ये समझते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो भाई हमने आपको बताया कि जैसे ये निकट पहुंचता है, ठीक है ना, नाभिक के निकट पहुंचता है तो इसकी गति ऊर्जा शून्य हो जाती है और ये वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा का सूत्र आप लोग पढ़ ही चुके हो, क्या होता है, U बराबर 1/4πε0। ठीक, Q1 Q2। तो Q1 Q2 में ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका होता है ZE, ये Q1 का काम करेगा और ये अल्फा कण होता है, और अल्फा कण का चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के। तो Q1 ये हो गया, Q2 ये हो जाएगा। ठीक, तो Q1 Q2 यानी कि ये आपका हो जाएगा इंटू Q1। तो Q1 की वैल्यूज़ हो जाएगी ZE और Q2 की वैल्यूज़ हो जाएगी 2E अपान, अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है उसको हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, R0 से। ठीक, तो ये हो गया। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ZE² अपान R0 का स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है कि ये वैद्युत स्थिर ऊर्जा जो होती है अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी अब इस अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट करेंगे, कैसे, जिसका फार्मूला होता है हाफ m अल्फा। भाई अल्फा कण है तो इसलिए अल्फा से प्रेजेंट कर देते हैं, तो m अल्फा b अल्फा का स्क्वायर। ठीक, इसके बराबर होती है। तो अगर हम u की वैल्यूज़, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो u इक्वल टू किसके होता है, k के। ठीक है ना, तो अगर हम u के प्लेस पे k की वैल्यूज़ रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका कंडीशंस, तो ये हो जाएगा हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 टू ZE² अपान R0। ठीक, ये हो गया। तो हमें किसका मान निकालना है, R0 का। तो R0 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इधर आपका डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R0 इक्वल टू, अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो देखो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, पहले तो हम इसको लिख देते हैं 1/4πε0, और फिर यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 4, और ये हो गया ZE² अपान, और ये आपका इधर गुणा में इधर आएगा किस में होगा, भाग में, तो ये हो जाएगा m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपका फार्मूला। तो इस फार्मूले से आप नाभिक की त्रिज्या फाइंड कर सकते हो। तो इसको ऐसे आप डिब्बे के अंदर बंद कर दो। ठीक, तो ये थी नाभिक की त्रिज्या R0। ठीक, अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है ना, 1/4πε0 की वैल्यूज़ सारे मान अगर यहाँ पे पुट कर दें तो इसकी रेडियस कितनी होगी हमें तुरंत फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इस पे आधारित, तो इसीलिए फार्मूला बता। ठीक, चलो चलते हैं अगले टॉपिक। तो अगला टॉपिक है, जब नाभिक की खोज हो गई, अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा जब नाभिक की खोज हो गई तो रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में क्या बताया, आइए समझते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, और इस परमाणु मॉडल को हम क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक, तो रदरफोर्ड के अनुसार रदरफोर्ड ने क्या बताया कि प्रत्येक परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़ करके, ठीक, और इसका टोटल जो धन आवेश होता है वो परमाणु के अंदर, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र यानी कि नाभिक, जिसकी कोटि कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर,
त्रिज्या की होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उसी में क्या होता है, केंद्रित होता है। यानी जो भी परमाणु होता है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये था कि जितना भी इसका धनावेश होता है ये नाभिक में ही केंद्रित होता है। ठीक। दूसरे जो उसमें इन्होंने बताया, दूसरा इनका जो निष्कर्ष हुआ उसमें क्या बताया, ये देखो लिखा हुआ, सूक्ष्म गोलाकार स्थान में केंद्रित रहता है और जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। ठीक। इसके बाद पार्ट सेकंड में इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर, ठीक, जैसे आपको पता ही है भाई परमाणु हो गए, तो जैसे ये इसका फिगर मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, ठीक, ये है, तो ये आपका परमाणु हो गया, परमाणु के भीतर ये क्या हो गई, नाभिक है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, नाभिक, इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक। ठीक, ये हो गया नाभिक। तो इस परमाणु का जितना धन आवेश होता है वो क्या होता है, इस परमाणु के धन आवेश और इसका समस्त द्रव्यमान जो होता है इसी नाभिक में केंद्रित रहता है, ऐसा किसने बताया, रदरफोर्ड ने। ठीक। पार्ट सेकंड में क्या बताया इन्होंने, तो पार्ट सेकंड में इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर जो आपका ये पार्ट बचा, यहाँ फिगर में देखिए, चारों ओर ये वाला जो खाली भाग है, ये वाला, ये भाग, ठीक, तो ये खाली भाग पे इन्होंने क्या बताया कि नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश जो होता है नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। तो ऋण आवेश और धनावेश दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक। और तीसरे में नंबर में क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और इनके चक्कर लगाने के कारण जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो विद्युत आकर्षण बल होता है उसी के कारण अभिकेंद्र बल, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हो कि कोई भी कण सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब उस पर आवश्यक अभिकेंद्र बल वर्क करता है। ठीक। तो जब तक अभिकेंद्र बल वर्क करेगा तभी तक कण उसमें जो है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा सकता है। ठीक। अब ये तो थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां आई, तो कमियों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कमियां थी। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, ठीक, ज़्यादा हम उसमें ना जा कर के मेन टॉपिक बता रहे हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड के प्रयोग मॉडल में कई प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करने में सफलता मिली, परंतु कुछ तत्व आवर्त सारणी से भी समर्थन प्राप्त हुआ, परंतु इस मॉडल में कुछ कमियां पाई गई। तो उन कमियों में सबसे पहली कमी क्या थी, परमाणु के स्थायित्व के संबंध में। ठीक। अब परमाणु के स्थायित्व के संबंध में थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। जैसे ये हम लोगों को पता है कि भाई नाभिक होते हैं, नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के घूमने में अभिकेंद्र त्वरण होता है। ठीक। और वैद्युत गतिज विज्ञान के अनुसार आपको पता है कि जो त्वरित आवेशित कण होते हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो इससे क्या होता है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के घूमने से वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन लगातार होना चाहिए, और लगातार होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा में जो हानि होती है उसका उनके हानि से होने वाली जो उनके वृत्ति मार्ग की त्रिज्या होती है वो क्या होती, घटती चली जाती है। ठीक। ऐसे समझो, जैसे ये हो गई, ठीक, जैसे हो गया नाभिक हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गई। अब जब ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगी, ठीक है ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक, ऐसे ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो ये इसमें घूमती है। ठीक। भाई ऊर्जा के कारण जो है इनकी कक्षा क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है, और घटती जाती 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 एट लास्ट में क्या होती है कि ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन होगा ये आके कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाना चाहिए, और नाभिक में गिर जाएगा तो इससे क्या होगा, परमाणु की जो स्थायित्व है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इनकी सबसे बड़ी कमी यही थी, ठीक है ना। तो इसी कमी के आधार पे इनका परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी ये थी। तो परमाणु के स्थायित्व के संबंध में ये व्याख्या करने में असफल हो गए। ठीक। दूसरा मैंने लिखा है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में।
तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी इन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। तो क्या, जैसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है उसमें इनके कहने का मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होती हैं सभी संभव त्रिज्यी मतलब जितनी भी इसकी संभव त्रिज्याएं होती हैं वो वृत्तीय मार्ग में घूम सकते हैं। तो इनके आधार पे ये है कि इनकी जो अब तरंग दैर्ध्य जो होती है वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करनी चाहिए, और इन तरंगों से प्राप्त जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं वो सतत होनी चाहिए। परंतु जब प्रयोग किया गया, प्रयोगों के आधार पे परमाणुओं के स्पेक्ट्रम के बारे में जो पता चला है वो ये है कि ये सतत ना होकर क्या होते हैं, रेखीय होते हैं, अर्थात इनमें कुछ निश्चित आवृत्ति की तरंगें प्राप्त होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इनका जो परमाणु इन्होंने जो बताया वो गलत साबित होता है। तो इस प्रकार रदरफोर्ड की इस कमी को ही जो है मतलब इस कमी को इन्होंने दूर नहीं कर पाए। तो इनकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि रेखीय स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या करने में ये क्या हो गए, असफल हो गए। ठीक, तो ये इनकी दो असफलताएं थी जिसके कारण इनका परमाणु मॉडल पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है ना। अब इनकी परमाणु मॉडल को दूर किसने किया, तो इनके परमाणु मॉडल को दूर करने आए कौन, बोहर। ठीक है ना, ये हो गया। तो तुम्हारे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है ना, तो ये टॉपिक भी बहुत बार पूछा जाता है तो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। ठीक, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो नील बोहर जो थे इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो भी आपत्तियां या कमियां हुई उनको दूर करने के लिए इन्होंने मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया, और प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के आधार पे बोर ने परमाणु मॉडल के विषय में निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। ठीक, तो वो 3 परिकल्पनाएं क्या हैं इनके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, तो बोहर के अनुसार क्या हुआ कि नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं जिनके लिए उनका जो कोणीय संवेग होता है वो NH/2π के गुणज होते हैं। यानी जिन इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग H/2π के गुणज के रूप में रहेगा वही इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक, अब कोणीय संवेग तो आपको पता ही है ना, MV/r²। ठीक, तो जिनका कोणीय संवेग H/2π का गुणज होगा वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहेंगे, जिनका नहीं होगा वो नाभिक के अंदर नहीं रहेंगे। ठीक, दूसरा, अब आपको पता होना चाहिए जहाँ n क्या होती है, अब ध्यान देखना, इसका फार्मूला भी लिख देना। ठीक है ना, फार्मूला MV/r क्या होगा, NH/2π। ठीक, अब n क्या होती है, तो n होती है आपकी एक पूर्णांक है जिसे हम 1 2 3 डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं, और ये n हमारी जो है कक्षकों की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक, और h क्या होता है, h होती है आपकी प्लांक नियतांक। ठीक, और h की वैल्यूज तो मैंने आपको पहले ही बताया कितना होता है, 6.67 × 10⁻34। ठीक, तो ये भी याद रखिए। तो ये होती है। ठीक, तो ये देखो मैंने एक परमाणु बना दिया है। ठीक, तो परमाणु में ये आपका हो गया नाभिक, और ये हो गए विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक, इसमें और भी बहुत सारी ऊर्जा स्तर होती है। ठीक, तो ज़्यादा ना बना करके मैंने 2 ही बना रखे हैं। ठीक, अब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इसमें वही रह सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉन इनमें रह सकते हैं जिनका कोणीय संवेग H/2π का गुणज होगा। ठीक, वही परमाणु के अंदर रहेंगे, बाकी नहीं। आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर 2 में क्या बताया इन्होंने, तो 2 में समझ लेते हैं। 2 इनकी क्या थी, तो 2 परिकल्पना ये थी कि इन्होंने बताया स्थायी कक्षा, जिन इलेक्ट्रॉनों के लिए जो स्थायी कक्षा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यानी जब मतलब जिस परमाणु को जितनी ऊर्जा दे दी गई है और जिस कक्षा में उसका ऊर्जा फिक्स हो गया है तो उनकी स्थायी कक्षा कहलाती। तो इनके अनुसार यानी बोहर के अनुसार क्या हुआ
कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी स्थायी कक्षा होती है, तो वो स्थायी कक्षा में अपनी जो है जितनी ऊर्जा होती है उतनी ऊर्जा ही रहती है, यानी वो स्थायी कक्षा में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक। और जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे तो उनकी एनर्जी जो है उतनी बनी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि परमाणु का जो स्थायित्व होगा वो बना रहेगा। ठीक। यानी जब ऊर्जा इनकी खत्म ही नहीं तो ये नाभिक में जाएंगे नहीं, नाभिक में जाएंगे नहीं, तो ऊर्जा का स्थायित्व क्या होगा, बना रहेगा। तो इस तरह से इनकी पहली कमी दूर हो गई। ठीक। अब तीसरी कंडीशंस क्या बताई इन्होंने कि जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है। ठीक। तो उस परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। अब उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद ये केवल 10⁻⁻8 सेकेंड, ध्यान रखना 10⁻⁻8 सेकेंड केवल वो वहाँ पे ठहरता है। उसके बाद वो वापस निम्न ऊर्जा स्तर में लौट आता है। और लौटते समय ये ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है वो किसके रूप में करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित कर देता है। ठीक। अब इसकी जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की, जो उच्च कक्षा में ऊर्जा होती है उसे हम E2 से प्रेजेंट करते हैं, और निम्न कक्षा में जो इसकी ऊर्जा होगी उसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे, E1 से। ठीक। तो इसकी ऊर्जा क्या होती है उसके संबंध में हम समझ लेते हैं। ठीक। तो देखिए क्या निकल के आता है। तो इसकी जो ऊर्जा होती है फोटान की ऊर्जा होती है h²। तो ये क्या होती है, इजक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक। ये हो गई। अब आपको पता है भाई जो E होती है इसकी एनर्जी, उसका फार्मूला क्या होता है, तो EN इक्वल टू होता है भैया -RHC अपॉन N²। ठीक। अगर हम RHC इन सभी की वैल्यूज़ रख देते हैं तो इसका आंकिक वैल्यूज़ भी निकल के आता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम इसकी वैल्यूज़ क्या करते हैं, अब N के प्लेस पे दूसरी और पहली रख देंगे। ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पे पहली और दूसरी रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा E1 की वैल्यूज़। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -RHC अपॉन N1 का स्क्वायर। ठीक। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, E2 है ना, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -RHC अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा E2 का मान रखेंगे तो -RHC अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस आपकी जो है, ठीक ये माइनस है, तो ये माइनस आपकी जो होगी जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा RHC अपॉन N1 का स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ पे देखो RHC यहाँ भी है, RHC यहाँ भी है, तो RHC हम ले लेते हैं कॉमन। तो जब कॉमन करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब आपको एक फार्मूला और पता होगा, चूँकि आपको पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन लेमडा। ठीक। तो ये सब न्यू के प्लेस पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक। तो जब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा HC अपॉन लेमडा इक्वल टू, प्लस वाली संख्या आगे लिख दो। तो प्लस वाली संख्या जब हम आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, RHC अपॉन N1 का स्क्वायर और माइनस RHC अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ इस वाले भाग में आप RHC कॉमन कर लो। तो जब RHC कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, HC अपॉन लेमडा इक्वल टू RHC कॉमन, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो HC से HC हो जाएगा कैंसिल, HC से HC हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू R, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक। ये हो गया फार्मूला। तो इस फार्मूले के द्वारा जो आपकी तरंग उत्सर्जित होती हैं उन तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने में प्रयोग करेंगे। ठीक है ना।
तो ये फार्मूला होता है, इसको हम ऐसे बंद कर देते। ठीक, तो आई होप आपको बोहर का परमाणु मॉडल अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक, तो बोहर के परमाणु मॉडल से रदरफोर्ड की कमियां क्या हो गई, दूर हो गई। तो इन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने मतलब इन कमियों को दूर कर दिया। तो कैसे, वो हम समझते हैं। ठीक, तो कैसे दूर किया, ये देखिए, बोहर मॉडल से रदरफोर्ड की कमियां दूर करना कैसे दूर हुआ। तो बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इनके परमाणु किसी ठीक है ना, तो जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, तो जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे तो इससे क्या होता है, परमाणु की स्थायित्व तो क्या होती है, बनी रहती है। तो इससे परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या में रदरफोर्ड की कमी दूर हो जाती है, अर्थात परमाणु का स्थायित्व क्या होता है, बना रहता है। सेकंड, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार जब किसी परमाणु से बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चला जाता है या उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड समय तक ठहर कर किसी भी निम्न कक्षा में लौट आता है। ठीक है ना, किसी भी निम्न कक्षा में वापस लौट आता है और लौटते समय वह दोनों ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। और इस प्रकार स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो होती है रेखीय होती हैं। और रदरफोर्ड की इस मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड की इस मॉडल मतलब जो कमी थी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या, वो भी क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक, तो इस तरह से बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो भी कमियां थी उनको दूर कर दिया। ठीक, तो इतना है इसमें, ये ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला स्लाइड पे हम पहुंचते हैं और देखते हैं क्या है। तो अगले स्लाइड में हेडिंग पढ़िए क्या, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर का सिद्धांत। ठीक, अब इसके सिद्धांत के बारे में समझते हैं। बहुत अच्छा जो है टॉपिक है अब ये थोड़ा डेरिवेशन टाइप में है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो डेरिवेशन टाइप में देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है,